चलिए स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का भक्ति काल, हिंदी साहित्य का रीति काल, और अब हम हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत आधुनिक काल पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पहले बताया और पढ़ाया जा चुका है कि आधुनिक काल से पहले हिंदी साहित्य में सिर्फ पद्य काव्य रचनाएं ही लिखी जाती थी, लेकिन जैसे ही आधुनिक काल का आरंभ हुआ, हिंदी साहित्य में गद्य का विकास हुआ। और यह बात आप अच्छे से जानते हैं कि आधुनिक काल को हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक काल में काव्य रचनाएं भी लिखी गई और गद्य रचनाएं भी लिखी गई। अनेक गद्य रचनाओं का आरंभ हुआ, शुरुआत हुई। नाटक है, उपन्यास है, कहानियां हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे चलते चलते एकांकी है, रिपोर्टाज है, यात्रा वर्णन है। अब तो न जाने कितनी गद्य विधाएं हमारे साहित्य में मौजूद है। और जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है, यह देखिए, इसमें हम जान सकते हैं कि कुछ रचनाएं, कुछ गद्य रचनाएं भी थी और कुछ पद्य रचनाएं भी थी। इस सेमेस्टर में आप आधुनिक काल की पद्य रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात आधुनिक हिंदी कविता, उसका क्या स्वरूप है, उसके कितने भेद हैं, कितने पड़ाव हैं, इसके बारे में आप इसके माध्यम से जानेंगे। आप ध्यान से देखिए कि आधुनिक हिंदी कविता के कई पड़ाव हैं। पहला है भारतेंदु युग, अर्थात आधुनिक हिंदी कविता का सूत्रपात भारतेंदु जी ने किया और इसमें खड़ी बोली हिंदी की शुरुआत भी की गई। इसके बाद द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता, इस तरह से आधुनिक हिंदी कविता इन पड़ावों से होते हुए आज समकालीन कविता तक पहुंच गई है। समकालीन का अर्थ है समय के अनुसार, जो समय चल रहा है उसके अनुसार कविता में नित्य प्रति दिन दिन हर पल परिवर्तन आते रहते हैं। उसे हम समकालीन कविता के माध्यम से पढ़ते व समझते हैं। अब सबसे पहले हम भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे कि भारतेंदु का युग कौन सा था, कैसे था, समय सीमा क्या थी और उसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं कैसी थी। आइए हम शुरू करते हैं भारतेंदु युग के बारे में। इसकी जो समय सीमा है वह 1857 से 1900 ईस्वी तक की मानी जाती है, समय सीमा जो है। और इसके सामान्य परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसके जो प्रमुख कवि हैं, सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी आदि जो हैं वो इस भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा भी और हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है कि भारतेंदु युग का सामान्य परिचय क्या है, कि इसके प्रवर्तक कवि कौन से हैं, भारतेंदु जी हैं, और भारतेंदु युग के अन्य कवि ये हैं और इसकी समय सीमा यह मानी जाती है। आइए अब हम भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं। प्रवृत्तियों का अर्थ है कि इस युग की कविता में क्या क्या विशेषताएं थी। प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, मुख्य तौर पर आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वह भी यही होता है कि भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आइए भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं। पहली मुख्य विशेषता है देश प्रेम की भावना या राष्ट्रीय चेतना। देश प्रेम की भावना का अर्थ क्या है कि इस युग के सर्वप्रथम राष्ट्रीय कवि भारतेंदु जी ही हैं। देश प्रेम की भावना को उन्होंने बड़े ही सशक्त रूप में व्यक्त किया है और उन्होंने विदेशी शासकों का विरोध भी कहीं ना कहीं किया है और अपने देश के प्रति प्रेम भाव का परिचय भी दिया है। कुछ लोग जो हैं मानते हैं ऐसा कि भारतेंदु जी ने कहीं कहीं अंग्रेजी सरकार की प्रशंसा भी की है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ज़्यादातर जो है अंग्रेजी सरकार की प्रशंसा न करके उनकी नीतियों का विरोध किया है, बड़े अलग अलग ढंग में किया। उनकी जो शोषण नीति थी उसका कई जगह विरोध किया है। लेकिन क्या कहा जाता है कि जो इस युग के आप ये कह सकते हैं इस युग के जो मतलब कवि थे, उनका क्या था कि वो राष्ट्रभक्ति करते थे। और उनके बारे में एक प्रसिद्ध उक्ति है कि
भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति की तलवार राजभक्ति के मयान में बंद थी, कि वो राजा के प्रति अपनी, आप कह सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अपनी विद्रोह दिखा नहीं सकते थे। तो उन्होंने मंद सी आवाज में व्यक्त किया है। अंग्रेजों की शोषण नीति का विरोध करते हुए भारतेंदु जी कहते हैं, यह कोटेशन है, इसको आप जरूर लिखेंगे, कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नाही अंग्रेज। अर्थात देश प्रेम की भावना भी थी, राष्ट्र में चेतना जगाने का कार्य भी किया, और साथ ही साथ अंग्रेजों की शोषण नीति का भी इन्होंने विरोध भी किया है, विद्रोह भी किया है, देश में जागृति लाने का कार्य भी किया है, जो भारतेंदु युग के कवियों की देश प्रेम की भावना को दिखाते हैं। अब इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है भक्ति भावना। भारतेंदु जी जो हैं, इनके युग में, क्योंकि अभी आप देखिए कि रीति काल है, भक्ति काल है, इनके बाद आधुनिक काल की शुरुआत है, तो और वैसे भी भक्ति भावना हर काल में, हर युग में दिखाई देती ही है। तो कवियों के सामने भक्ति युग का आदर्श था। भारतेंदु में हमें सूरदास जैसी कृष्ण भक्ति दिखाई देती है। भक्ति के संस्कार जो है उन्हें पैतृक रूप में, अर्थात अपने माता पिता से मिले थे, और वे अपने आप को राधा कृष्ण का अनन्य भक्त मानते हैं। अपने आप को कृष्ण का भक्त मानते हुए वे कहते हैं कि मेरे तो साधन एक ही हैं, जय नंद लल्ला वृष भानु दुलारी, कि राधा और कृष्ण ही मेरे एकमात्र साधन है, मेरे सभी दुखों को दूर करने वाले, मेरे को सभी तरह का सुख प्रदान करने वाले राधा कृष्ण ही हैं। और अपने आप को कृष्ण, राधा कृष्ण का अनन्य भक्त मानकर वो अपनी भक्ति भावना का परिचय देते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है श्रृंगार भावना। प्रेम वर्णन और श्रृंगार भावना का अत्यंत उच्च आदर्श इस युग में दिखाई देता है। इसमें रीति काल की तरह से श्रृंगारिक रचनाएं नहीं लिखी गई हैं। जो भारतेंदु जी हैं उनकी प्रमुख रचनाएं जो श्रृंगार भावना से युक्त है वो है प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि में श्रृंगार भावना की अभिव्यक्ति हुई है। भारतेंदु जी का श्रृंगार वर्णन रीतिकालीन कवियों की तरह अश्लील और स्थूल नहीं है, उससे बिल्कुल भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। उनका प्रेम वर्णन और श्रृंगार भावना का आदर्श अत्यंत ऊंचा था, और इस तरह से वो अपनी जो रचनाएं हैं उसका श्रृंगार भावना जो है भक्ति कालीन कवियों की भांति करते हैं, और कहते हैं कि एक अंगी बिनु कारणे, एक रस सदा समान, पिय ही गणे सर्वस्व, सो सोई प्रेम प्रमाण। अगली इनकी विशेषता है सामाजिक जागरण। समाज में जो छुआछूत की, ऊंच नीच की भावना थी, इसके प्रति भी इन्होंने अपनी लेखनी को चलाया है। इस युग के कवियों ने सामाजिक जागरण का भी प्रमुख कार्य किया है। सामाजिक जागरण के बारे में भी वो यही कहते हैं कि जाति अनेक करी नीच और ऊंच बनायो, कि एक ऐसा समाज है कि जिसमें अनेक प्रकार की जातियां बना दी गई हैं। नीच, कोई कहता है नीची जाति का है, कोई कहता है ऊंची जाति का है, और का अर्थ है और बना दिया है। लेकिन खान पान संबंध जो है सबन सो बाजी छुड़ायो, कि खान पान और इसका जो संबंध है वो तो सबका एक जैसा है, उसको सबसे क्यों छुड़ा दिया गया है। अर्थात समाज में फैली हुई जो आप ये कह सकते हैं असमानता है, उसका इस युग के कवियों ने पूरी तरह से विद्रोह किया है, विरोध किया है, और उसका उस समाज को जागृत करने का भी प्रयास किया है कि चाहे कोई किसी को ऊंचा या नीचा नहीं माना जाना चाहिए, जाति चाहे किसी की भी हो, लेकिन सभी इंसान, मानव जो है वह समान है। सभी का खान पान संबंध जो है एक मानव का मानव के समान साथ है, उसे हमें एक दूसरे से छुड़वाना नहीं चाहिए। इस युग की एक जो अन्य प्रमुख विशेषता है वो है हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य का अर्थ क्या होता है कि व्यंग रूप में चुटीली ताने वाली कोई बात कहनी और उसमें थोड़ा सा हास्य का, हंसी का पुट भी शामिल हो। और इस युग के बहुत से नाटक ऐसे हैं जिसमें हंसी भी है और समाज के प्रति व्यंग भी है। और भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी, इनकी एक प्रमुख रचना है अंधेर नगरी, चौपट राजा, इसके माध्यम से वैदिकी हिंसा ने हिंसा भवती
इस नाटक के माध्यम से इन्होंने हास्य व्यंग को व्यक्त किया है। निम्न कोटि के नाटकों का उपहास करता है। इनकी जो मुकरियां हैं हास्य और व्यंग के अत्यंत शैक्षिक उदाहरण हैं। खिताब पर एक इन्होंने मुकरी लिखी है, हास्य व्यंग रचना है कि इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मोही करन खराब, क्यों सखी साजन नहीं खिताब। कि कहते कि साजन नहीं खिताब जो है वो मुझे खराब करने आते और मैं उनकी हाजिरी भुगतती रहती हूँ। हास्य व्यंग हंसी भी है और समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनके ऊपर व्यंग भी है। यह भारतेंदु युग की रचनाओं की मुख्य विशेषता है। आइए अब भारतेंदु जी का भाषा प्रेम भी हम जानते हैं। आप सब ने यह पंक्तियां कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। भाषा के प्रति इनका अपनी जो भारत देश की भाषा है समकालीन कवि उसके लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। इन्होंने साहित्य का निर्माण जो है उच्च कोटि हिंदी भाषा में किया। उच्च कोटि के साहित्य का निर्माण, जन साधारण में इसका प्रचार किया और अपनी भाषा को लोकप्रिय बनाने का भी पूरा प्रयास किया। भारतेंदु जी कहते हैं कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। कि अपनी भाषा की उन्नति के बिना कोई भी तरह की उन्नति संभव नहीं है। अपनी भाषा की उन्नति करके ही हम अपने सबकी उन्नति कर सकते हैं। जब तक अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त न हो, हमारे हृदय की शूल का अर्थ है पीड़ा जो है वह दूर नहीं की जा सकती। पीड़ा को हम अपने अंदर ही समेटे रख लेते हैं। इसको तभी दूर कर सकते हैं जब हमें अपनी भाषा की उन्नति प्राप्त करेंगे और अपनी भाषा का ज्ञान हम पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे। और इनकी आखिरी तो नहीं कह सकते, सातवीं जो मुख्य विशेषता है, सामाजिक दुर्दशा पर गहरा शोभ का अर्थ है क्रोध प्रकट किया है कि समाज में जो है इतनी दुर्दशा होगी। कहाँ हमारा देश जो है विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया के नाम से जाता था और आज जो है चारों तरफ इतनी भूखमरी छाई हुई है। तो उसके बारे में जो दुर्दशा है समाज की, भारतेंदु जी सभी भारतीयों का आह्वान करते कि आओ हम उस दुर्दशा पर बैठ करके रोएं और उस रुदन के साथ साथ इस बात का एहसास करें कि इस दुर्दशा को हम दूर कैसे कर सकते हैं, अपने देश की उन्नति कैसे कर सकते हैं। कि हे मेरे भारत देश के भारतवासियों, आओ हम सब मिल करके बैठ करके रोएं। मुझसे अब ये भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती है। और इस युग की जो विशेष बात थी वह थी कि इसमें ब्रज भाषा में कविता लिखी जाती रही, काव्य रचनाएं जो है ब्रज में लिखी जाती रही, लेकिन इस युग में खड़ी बोली का विकास भी हुआ। अर्थात खड़ी बोली में हिंदी साहित्य में रचनाएं लिखी जानी आरंभ हुई। यह इस युग की एक मुख्य विशेषता थी। अर्थात खड़ी बोली में रचनाएं लिखी जानी शुरू हो गई, लेकिन खड़ी बोली का मुख्य विकास जो है वो इस युग के बाद अर्थात द्विवेदी युग में हुआ।